नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर देखा गया है कि कई सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन इन बीमारियों में से एक बीमारी कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये कब प्रवेश कर जाते हैं हमारी बॉडी में पता नहीं चलता और बाद में कुछ लेटर स्टेजेस पर एहसास होने लगता है कि इसे कैंसर हुआ है। इन कैंसर्स के टाइप्स में से अगर एक कैंसर की बात करें जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर, वो ज़्यादा घातक होता है क्योंकि बॉडी के पूरे ब्लड को ड्रेन ऑफ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन किस तरह से की जाती है और क्या प्रोसीजर्स है, इसके बारे में आज जानेंगे। कई बार ये अनहेल्दी ब्लड सेल्स जो है वो शरीर के लिए डेंजरस हो जाता है, फिर दूसरे से हेल्दी सेल्स ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। इसके बारे में टेक्निकली और साइंटिफिकली जो बात करेंगे उसके लिए आज हमने बुलाया एचसीजी हॉस्पिटल के डॉक्टर रजत बजाज को, जो कि एमबीबीएस, एमडी और पीडीएफ है। अलावा इसके लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन्होंने हेमेटो और हेमेटोलॉजी में फेलोशिप हासिल की है। अलावा इसके इन्होंने कनाडा में भी एडवांस्ड बीएमटी यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी फेलोशिप हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं जैसा इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि ब्लड अगर अनहेल्दी हो जाए तो उसको निकालना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, और हेल्दी सेल्स को फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सन ट्रांसप्लांट करना हाउ टफ इट इज़, और इस पूरे प्रोसेस को बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों कहा जाता है। मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोन मैरो क्या होता है। जी। बोन मैरो एक शरीर का ऐसा यंत्र है या शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम लोग फैक्ट्री बोल सकते हैं, जहाँ पे पूरा ब्लड प्रोड्यूस होता है। जिसका मतलब ब्लड की जो 3 मेन सेल्स होती है या 3 मेन पेशियाँ जिसको हम लोग बोलते हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब का जन्म होता है बोन मैरो में। तो बोन मैरो एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से रेड सेल्स प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल्स, वाइट सेल्स बनाने वाली भी स्टेम सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने वाली भी स्टेम सेल्स, ये सारा बोन मैरो में रहता है। और ये फैक्ट्री को या जो बोन मैरो का जो सिस्टम है पूरा, इसमें किसी भी लेवल पे फॉल्ट होता है प्रोडक्शन में या उसको रिलीज़ करने में, तब बोन मैरो का कैंसर या ब्लड का कैंसर हम लोग बोल सकते हैं। इसमें सबसे कॉमन होता है ल्यूकीमिया, जिसमें जो वाइट सेल्स बनाने वाली स्टेम सेल्स होती है, ये वाइट सेल्स ना बनाते हुए कैंसरस सेल्स बना लेती है, क्योंकि उनका अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन एबनॉर्मली होता है। तो ऐसी बीमारियों को कीमोथेरेपी दे करके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मतलब इनका जो फॉल्टी इम्यून सिस्टम है या जो पूरा मैकेनिज़्म है, ये पूरे मैकेनिज़्म को चेंज करके हमको एक नया इंजन लगाना पड़ता है, अगर सादी भाषा में बोलना चाहो तो। बट ये टॉपिक या ये अवेयरनेस मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुनते ही हमारे पेशेंट्स या हमारे परिचित लोग हमसे पूछते हैं कि कितने दिन की सर्जरी होती है या सर्जरी कितने दिन चलती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई सर्जरी या शस्त्रक्रिया नहीं है, ट्रांसप्लांट है। ये एक मेडिकल ट्रांसप्लांट है जिसमें हम लोग हेल्दी इम्यून सिस्टम एक अनहेल्दी पेशेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कैसे किया जाता है? कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब सुनता है तब कोई फिज़िकल ट्रांसफ़र ऑफ कोई ऑर्गन या फिज़िकल ट्रांसफ़र ऑफ बोन मैरो ले करके हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी नहीं करते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट को बहुत हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं, और इस कीमोथेरेपी के बाद वाई कीमोथेरेपी? इस कीमोथेरेपी से हम लोग एम करते हैं कि बोन मैरो में जितनी स्टेम सेल्स ख़राब तरीके से काम कर रही है उनको हम लोग किल करना चाहते हैं। बट ये कीमोथेरेपी हम लोग नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर के लिए जो डोज में देते हैं वो नहीं है, उससे काफ़ी अधिक डोजेस में हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। और ये कीमोथेरेपी देने के बाद बोन मैरो में जितनी भी ख़राब या अच्छी या जितना बचा कुचा सिस्टम है, ये पूरा मेडिकल भाषा में अब्लेट बोल देते हैं हम लोग, या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और ये नष्ट होने के बाद हम लोग स्टेम सेल्स जो कलेक्ट की होती है, वो स्टेम सेल्स हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह एक सेंट्रल लाइन से या एक पेरिफेरल लाइन से हम लोग दे देते हैं। दिस इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। दिस इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जी। लेकिन सर, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो एक अडल्ट में 206 हड्डियाँ रहती है रफली। तो ये 206 हड्डियों में सब में मैरो रहता है या कुछ स्पेसिफिक बोन्स में मैरो रहता है? बोन मैरो सारी हड्डियों में रहता है, लेकिन ज़्यादा प्रमाण में जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे हमारी हिप्स की बोन है या हमारी थाई बोन है और जो हमारी हाथों की बोन है, तो इसके अंदर जो
बीच का मझला भाग रहता है उसको हम लोग बोन मैरो बोलते हैं, जहाँ से सारा ये प्रोड्यूस होके, और उसी के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है जहाँ से ये रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स रिलीज होके ब्लड में आती है। तो हम लोग जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तब हम लोग किसी हड्डी में कोई छेद करके, हम लोग कोई ऑपरेशन थिएटर में पैर खोल के या हड्डी खोल के उसमें से बोन मैरो निकाल करके हम लोग ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं करते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं सर? मतलब एक हेल्दी पेशेंट है, उसके बोन मैरो से ब्लड कैसे एक्सट्रैक्ट किया? तो हर एक डोनर के अंदर या हर एक आदमी के अंदर, हर एक औरत के अंदर बोन मैरो नॉर्मली स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो स्टेम सेल्स बोन मैरो तक ही सीमित रहती है, वो ब्लड तक नहीं आती है। तो वो स्टेम सेल्स को ब्लड में लाने के लिए हम लोग 4 दिन तक उनको सुबह शाम एक पेट पे छोटा सा, जैसे इंसुलिन देते हैं वैसा एक इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है GCSF। सुबह शाम ऐसे 4 दिन देते हैं, और 5वें दिन हम लोग देखते हैं उनके ब्लड रिपोर्ट में कि जो स्टेम सेल्स है वो उनके बोन मैरो से निकल के कुछ हद तक ब्लड में आ जाती है। और इस स्टेम सेल्स को हम लोग एक टेक्निकल प्रोसेस है, एक मशीन में पेशेंट को कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रल लाइन के थ्रू। क्लोज सिस्टम रहता है, जैसे हम लोग प्लेटलेट डोनेशन या ब्लड डोनेशन जैसे मशीन रहती है, उसी मशीन में हम लोग पेशेंट को कनेक्ट करके स्टेम सेल्स ले लेते हैं और बाकी का जितना ब्लड है उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो जो स्टेम सेल्स कलेक्ट होती है ये एक स्टेराइल बैग में कलेक्ट हो जाती है, तकरीबन 150 से 200 ml। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि लोगों को हिचकिचाहट रहती है, जो डोनेट करता है स्टेम सेल्स वो सिर्फ ब्लड डोनेशन जितना सेफ प्रोसीजर है, जितना सेफ ब्लड डोनेशन है उतना ही सेफ स्टेम सेल डोनेशन भी है। पेशेंट को किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पेशेंट नहीं, डोनर को किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स रहता है। जैसे लीवर डोनेशन में एक लीवर का पार्ट देना होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी का एक किडनी देना पड़ता है, उसी तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई भी आपका फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता है। जी सर, ये फ्लैट बोन्स जो जैसे स्कल के बोन्स फ्लैट है, यहाँ पर भी बोन मैरो? इसमें भी बोन मैरो रहता है, बट उसमें प्रमाण कम रहता है। आपने स्टेम सेल की बात की, तो स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ही है या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पूरा श्रेय जाता है सर डोनाल्ड थॉमस को, जो कि फादर ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है, और मेडिकल एडवांसमेंट में रिलेटिवली नया है ये। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 40-45 साल पहले वर्ल्ड में सिर्फ कुछ 1 या 2 सेंटर्स में होता था, और तब मेडिकल साइंस उतना एडवांस नहीं था। तब हम लोग यूजुअली कमर की हड्डी से बोन मैरो को लेते थे, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको एनेस्थीसिया दे के हम लोग कमर की हड्डी में एक सुई डाल के उसको नीडल से एस्पिरेट करते थे। 80 से 100 ml तक का ब्लड जैसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल फिजिकल बोन मैरो में से हम लोग सैंपल ले करके फिर वो किसी पेशेंट को देते थे। तो इसीलिए उसको तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता था। बट धीरे धीरे हमको रियलाइज़ हुआ कि ये बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती है, सिर्फ उतनी स्टेम सेल्स देना ही काफ़ी है। तो हमने फिर मेडिकल एडवांसमेंट ऐसी हुई कि हम लोग ऐसा डिवाइस, ऐसी मेथडोलॉजी करने लगे जिससे हम लोग ये स्टेम सेल्स ब्लड में ला सकते हैं। तो अभी जब से हमने ये स्टेम सेल्स ब्लड में लाना शुरू किया है, हम लोग सिर्फ स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, इसीलिए अब उसका नाम चेंज होकर के स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो गया। But otherwise it is the same thing. इट इज़ द सेम थिंग। बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज़ द सेम थिंग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की आपने, तो हम शायद उसका ब्लड चेक करते हैं, अगर कुछ मैचिंग है तभी हम उसको ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या स्टेम सेल के टाइम पे भी ऐसे कुछ होता है? जी हाँ। तो जिससे पहले मैं आपको मैचिंग का बताऊँ, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट, एक होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट मतलब जिसमें पेशेंट के खुद के स्टेम सेल्स पहले कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्ट करके हम लोग उसको -80 डिग्री सेल्सियस पे एक नाइट्रोजन सिलेंडर में फ्रीज करके रख देते हैं, जिससे सेल लॉस ना हो, जिससे वो सेल्स प्रिजर्व्ड रहे। -80 डिग्री सेल्सियस में सेल्स का पूरा मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो सेल्स सेफ रहती है। एक बार उस सेल्स को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी देके जितनी भी डिजीज़ है उसके अंदर, या जितने भी ल्यूकीमिया या लिम्फोमा का अंश है, उसको हाई डोजेज ऑफ कीमोथेरेपी दे करके
हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन वो डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस में हम लोग बोन मैरो की स्टेम सेल्स भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए हम लोग स्टेम सेल्स कलेक्ट करके रखते हैं और ये स्टेम सेल्स फिर उसको वापस दे देते हैं। ये तो हो गया ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई हेल्दी डोनर, जिसमें पेशेंट की खुद की स्टेम सेल्स ही ख़राब है, उसमें हम लोग पेशेंट का स्टेम सेल्स उसको वापस नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम लोग हेल्दी स्टेम सेल डोनर ढूंढते हैं। और ये हेल्दी स्टेम सेल डोनर मेडिकल एडवांसमेंट के चलते पहले सिर्फ आपका भाई या बहन जो आपसे पूरी तरह HLA मैच्ड हो, इसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं होता है। HLA नाम का HLA एक जीन है जो कि इम्यूनिटी चेक करता है आपकी बॉडी की। अगर आपके शरीर में कुछ इन्फेक्शन होता है तो वो HLA नाम का जीन है, वो उसको वायरस को या बैक्टीरिया को रिकग्नाइज करके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को प्रेजेंट करता है। तो वैसे ही HLA मैच करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एक पेशेंट के सेल्स लेंगे, अगर वो HLA मैच नहीं है तो वो HLA नाम का जो जीन होता है आप पेशेंट की बॉडी का, वो उसको रिकग्नाइज करेगा कि ये मेरी सेल मेरी बॉडी का नहीं है और उसको रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए अगर HLA मैच रहता है तब वो बॉडी रिजेक्ट नहीं करती है उसको। तो HLA एक सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि पेशेंट और डोनर की टेस्ट करना होता है। तो इसमें सबसे कॉमनली सिबलिंग्स के साथ किया जाता है, आपकी भाई या बहनों के साथ। तो आपके भाई या बहन की 25% चांस होती है कि वो आपसे HLA मैच्ड हो। अगर आपके 2 या 3 भाई या बहन हैं तो हर भाई या बहन का 25% चांस होता है कि वो आपसे HLA मैच्ड हो। तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट HLA मैच डोनर से भी किया जा सकता है, लेकिन कई बार भाई बहन मैच नहीं होता है। तो ऑल ओवर इंडिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट की या बोन मैरो डोनर्स की एक रजिस्ट्री होती है, जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख डोनर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आपका HLA का मैचिंग हम लोग कंपैटिबिलिटी हम लोग वो रजिस्ट्री से भी ढूंढ सकते हैं। तो कई बार हमको अनरिलेटेड HLA मैच डोनर भी मिल जाता है उस रजिस्ट्री में। लेकिन उसके साथ साथ ही पिछले 3 या 4 सालों से हम लोग आपके माँ बाप या बच्चों से भी हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपके माँ बाप या आपके बच्चे हमेशा आपसे 50% मैच रहेंगे, इसको हैप्लो मैच या हाफ मैच बोलते हैं। तो अभी एडवांसमेंट्स इतनी हो गई है कि हाफ मैच ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, बट विथ नो रिस्क, विथ स्लाइटली इंक्रीज रिस्क, बट उसके आउटकम्स भी सिमिलर हो गए हैं मैच सिबलिंग डोनर से। ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि आपने फर्स्ट अनरिलेटेड BMT किया है। हाँ। तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंस इन दैट? तो ये पिछले 2 साल पहले की बात है। ये एक बच्चे को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी। थैलेसीमिया मतलब जिसमें हर महीने 1 या 2 बैग ब्लड के चढ़ाना होता है, और पेशेंट जनरली 15 से 20 साल के ऊपर नहीं जी पाता है, क्योंकि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोई कॉम्प्लिकेशन होके उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जो कि सबसे कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे कॉमन जेनेटिक बीमारी है। तो थैलेसीमिया बीमारी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्योरेटिव होता है। तो ये जो ट्रांसप्लांट हमने किया था, एक 6 साल के बच्चे का किया था, जिसको एक ही भाई था, लेकिन वो पूरी तरह मैच नहीं था उससे, वो सिर्फ 25% मैच था उसके। तो हम लोगों ने अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री से कांटेक्ट किया। रजिस्ट्री का नाम है दात्री, जो कि एक बेंगलोर बेस्ड रजिस्ट्री है। हमने उनसे कांटेक्ट किया, उसमें उन्होंने एक अनरिलेटेड डोनर जो कि पूरी तरह उससे HLA मैच्ड है वैसा आइडेंटिफाई किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे डोनर को कोविड हो गया था, तो हमको ट्रांसप्लांट डिले करना पड़ा। तो फिर 3 महीने बाद हमने दोबारा उससे कांटेक्ट किया और सेल्स कलेक्ट करवाई। सेल्स कलेक्ट करके डोनर और पेशेंट का आइडेंटिटी जो है वो ऐसे इसमें एनोनिमस रहता है। हमने सेल्स कलेक्ट करवा के उसको एयरलिफ्ट करवा के शिप करवाया, और शिप करवा करके उसको -80 पे स्टोर किया, और पेशेंट को 6 दिन तक जो स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी की मैं बात कर रहा था वो कीमोथेरेपी दी, फिर वो सेल्स वापस दिए उसको। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज था, लेकिन आज वो अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री है, उसको कोई बीमारी नहीं है, ही इज़ क्योर्ड फॉर लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। वो अभी 8 साढ़े 8 साल का हो गया है, स्कूल जाता है,
ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स एन अचीवमेंट सर, रियल अचीवमेंट। यही हम लोगों का रिवॉर्ड रहता है कि करेक्ट। पेशेंट्स को देख पाए फिर से। तो स्टेम सेल कोई भी डोनेट कर सकता है सर, या कोई स्पेसिफिक पर्सन रहता है, क्राइटेरिया एज का ये, हेल्थ का ये, अदर पैरामीटर्स का ये? अगर आपको कोई ब्लड बॉर्न डिजीज़ नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, और आपकी उम्र 2 से 70 साल के बीच है, तो आप एक स्टेम सेल डोनर बन सकते हैं। सिमिलरली द रेसिपिएंट, वो भी ऐसे ही होगा? रेसिपिएंट में यूजुअली हम लोग 65 इयर्स के ऊपर वालों का ट्रांसप्लांट बहुत सोच समझ करके करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, इम्यूनिटी बहुत उनकी कम रहती है, प्लस उनको बाकी हार्ट, लंग्स, लिवर का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम प्री एग्जिस्टिंग हो सकता है। तो ट्रांसप्लांट की अगर बात किया जाए तो मैं आपको ये भी एक बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल्स दे दिए, यहाँ पे ट्रांसप्लांट ख़त्म नहीं होता है। यहाँ तो ट्रांसप्लांट का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है स्टेम सेल्स देने के बाद, क्योंकि जब आप कीमोथेरेपी देते हो इतनी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद स्टेम सेल्स देते हैं हम लोग, उसके बाद पेशेंट की जो स्टेम सेल्स दी गई है वो स्टेम सेल्स को नॉर्मल ब्लड बनाने में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। उस बीच पेशेंट के पास बिल्कुल नहीं के बराबर इम्यूनिटी होती है। तो इस इम्यूनिटी में पेशेंट को कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, राइट फ्रॉम बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे इसमें हम लोग ये 3 से 4 हफ्ते पेशेंट को एक स्पेशल रूम में रखते हैं, जिसको हेपा फिल्टर्ड रूम बोलते हैं हम लोग। उसमें स्पेशल फिल्टर्स लगाए होते हैं रूम में, जिससे एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज़ के ऊपर का पार्टिकल साइज़ रूम में नहीं आ सकता है, नंबर 1। माइक्रॉन्स। नंबर 2, वो रूम में पॉजिटिव प्रेशर रहता है कि हम लोग जब गेट खोल के अंदर जाते हैं रूम में, तब अंदर से हवा बाहर जाती है, बाहर की हवा अंदर नहीं आती है। तो काफ़ी स्पेशलाइज्ड, प्रोटोकोलाइज्ड रूम में हम लोग कपड़े चेंज करके, गाउन, मास्क पहन करके ही फिर अंदर जाते हैं पेशेंट्स को जब भी एग्जामिन करने जाते हैं। ये 3 से 4 हफ्ते सारे प्रिकॉशंस सारे प्रिकॉशंस। और इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद भी 6 महीने जब हो जाते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, तो जिस तरह हम लोग एक नए बच्चे का वैक्सीनेशन करते हैं, वैसे सारे ही प्रोसीजर्स, वैसे ही 2 साल तक के पेशेंट का वैक्सीनेशन चलता है उसके बाद। इन स्पाइट ऑफ द डोज ऑलरेडी टेकन, क्योंकि हमने पूरा इम्यून सिस्टम उनका चेंज कर दिया है। क्योंकि वैक्सीन के बाद हम लोग T सेल्स, B सेल्स से रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं नए बच्चों में, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हमने ये पूरी जो मशीनरी है, वी हैव किल्ड ऑल दैट मशीनरी। ये नई मशीनरी हम लोग ला रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कैंसर या ब्लड कैंसर, और कौन से डिजीज़ को स्टेम सेल रिपेयर कर सकता है, ठीक कर सकता है? तो अभी ब्लड कैंसर्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसके लिए हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारी रीजन में, सेंट्रल इंडिया में, ये बहुत खास करके इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि सिकल सेल एनीमिया, जो कि बहुत कॉमन है मेडिटेरेनियन रीजन में और हमारे रीजन में। मेडिटेरेनियन रीजन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो डेक्कन प्लेटू या सेंट्रल इंडिया जो है, ये सिकल सेल एनीमिया का सबसे बड़ा बेल्ट है। तो सिकल सेल एनीमिया में अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसी के साथ साथ थैलेसीमिया, जिसका इंसिडेंस थैलेसीमिया कैरियर का अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो तकरीबन 2% लोग थैलेसीमिया कैरियर है। इसका मतलब कोई थैलेसीमिया कैरियर और थैलेसीमिया कैरियर का कोई ऑफस्प्रिंग या कोई बच्चा होता है तो उसको थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस रहते हैं। तो थैलेसीमिया मेजर, सिकल सेल एनीमिया, ये 2 ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इनके लिए क्योरेटिव रहता है। 2 बातें करेंगे अभी हम, एक तो डोनर और एक तो रेसिपिएंट। इन दोनों को ये ट्रांसप्लांट करने का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होने के, क्या क्या रिस्क होने के चांसेस हैं, बारी बारी से समझाइए सर। तो डोनर का जैसे मैंने आपको बताया, उनको 4 दिन हम लोग इंजेक्शंस देते हैं, सिर्फ स्टेम सेल्स को ब्लड में लाने के लिए। और ये स्टेम सेल्स हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो बचे कुछ स्टेम सेल्स हैं उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो वो 1 से 2 दिन में अपने आप वो लोग स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसके बाद उसके रहते रहते भी पेशेंट, डोनर को किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये जब स्टेम सेल्स थोड़े ब्लड में आते हैं, किसी किसी को थोड़ा सा बोन पेन महसूस होता है, लेकिन उसके अलावा और बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है, एकदम भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है डोनर को। रहा सवाल रेसिपिएंट का, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर
HLA मैच्ड डोनर से आप करते हैं तब काफ़ी सेफ प्रोसीजर है ये, लेकिन उसके बावजूद इन्फेक्शन का खतरा रहता है जो 2 हफ्ते स्टेम सेल से नॉर्मल ब्लड बनने में लगता है। उस टाइम पे इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है, तो हम लोग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोजेस में एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स और एंटीवायरल्स ये सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। उसी के साथ साथ जो पेशेंट है और जो डोनर के सेल्स हैं उनमें एक इम्यून फाइटिंग चलती है, तो एक इम्यून बैलेंस करने के लिए हमको किसी ना रेसिपिएंट जो कि पेशेंट के सेल्स है उसने भी ज़्यादा अटैक नहीं करना चाहिए, और जो हम लोग बाहर से स्टेम सेल्स देते हैं वो भी ज़्यादा अटैक नहीं करना चाहिए। इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए हम लोग कुछ इम्यूनोसप्रेशन नाम की जो ट्रीटमेंट रहते हैं वो 3 से 6 महीने तक चलती है। तो उस समय हम लोग को इन्फेक्शन से थोड़ा खतरा रहता है, लेकिन इसीलिए रेगुलरली हम लोग हर 3-3 दिन में पहले महीने फॉलोअप करते हैं और फिर उसके बाद हर हफ्ते तक 6 महीने तक हम लोग फॉलोअप में पेशेंट्स को रखते हैं जनरली। कई बार सुना है सर कि हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो अपने ही सेल्स को अटैक करना, मतलब उसको एक एनिमी सेल मान के मारता है। उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। हाँ। तो रिसर्च अभी आ रहा है कि कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट या ओरल ट्रीटमेंट को जब रिस्पॉन्ड नहीं करती है तब वैसे केसेस में भी हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकल यूज़ में बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं। वेस्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में उतना प्रचलन नहीं है उसका अभी। सर पेशेंट आपके पास आया, आपके हॉस्पिटल में एडमिट रहा, ट्रांसप्लांट हो गया, बोथ आई एम सेइंग यानी डोनर एज वेल एज रेसिपिएंट, उसके बाद उनको कितने बार हॉस्पिटल में वापस आना पड़ता है टू चेकअप फॉर चेकअप्स एंड ऑल? डोनर को आने की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ। रेसिपिएंट को डिस्चार्ज होने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, पहले महीने में हर 3-3 दिन में हम लोग बुलाते हैं चेकअप के लिए और कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए। रेसिपिएंट की बात करें? रेसिपिएंट मतलब जो पेशेंट है, और 1 महीने के बाद हम लोग हर हफ्ते उनको कुछ ब्लड टेस्ट करा के इम्यूनिटी इम्यूनोसप्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम करते हैं, और अगले 6 महीने तक हम उनको हर हफ्ते फॉलोअप करते हैं देखने के लिए कि कोई बॉडी रिएक्ट तो नहीं कर रही है जो बाहर से स्टेम सेल्स दिया है उसको। मतलब वेदर इट इज सिबलिंग और आउटसाइडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई भी रहो, 6 महीने तक उसको आना होता है। इंटेंसिव प्रोसीजर है थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटकम्स इसके काफ़ी अच्छा रहता है। एनी मिथ्स अटैच्ड टू दिस सर? तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, इसमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये एक सर्जरी है। तो मैं बोलना चाहूँगा ये सर्जरी नहीं है, ये दिस इज़ मोर लाइक अ मेडिकल ट्रांसप्लांट है ये। इसमें मेडिकली कीमोथेरेपी देते हैं, मेडिकली हम लोग स्टेम सेल ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो मैनेज करना होता है। ये नंबर 1। नंबर 2 कि स्टेम सेल डोनेशन से या बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर को कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। एकदम सेफ प्रोसीजर है। और नंबर 3 कि सिर्फ भाई या बहन ही डोनर रह सकता है, ये भी एक मिथ है। कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर रजिस्ट्री से कांटेक्ट करके दे कैन बिकम अ स्टेम सेल डोनर। सिर्फ परसेंटेज देखना पड़ता है क्या, कितना मैच हो रहा है? HLA मैचिंग का परसेंटेज देखना होता है, और हो सकता है आप किसी को स्टेम सेल डोनेट ना कर पाए अपने लाइफ टाइम में। UCN के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये अपील रहेगा लोगों को कि ऑर्गन डोनेशन का जितना अवेयरनेस है उतना स्टेम सेल डोनेशन का नहीं है, बट स्टेम सेल डोनेशन भी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है किसी के लिए, और ऑल ऑफ अस शुड रजिस्टर एज अ स्टेम सेल डोनर। कुछ एक्स्ट्रा मैसेज या अपील करना चाहोगे सर आप? नहीं, यही रहेगा कि ऑल ऑफ अस शुड बी अ स्टेम सेल डोनर, और आपके परिचित पेशेंट हो ना हो, आपके जान पहचान में जितने लोग हो, कि उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो उनको एटलीस्ट मैसेज कन्वे कीजिए कि कुछ बीमारियां हैं, मैं बीमारियों का नाम भी ले लेता हूँ, इनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर हो सकता है, एक वरदान है। सबसे कॉमन होता है सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, उसी के साथ साथ अप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें बोन मैरो में खून पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता है, रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स तीनों कम हो जाते हैं। उसी के साथ साथ अक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमास, ऐसी कई बीमारियां हैं जिसके लिए कीमोथेरेपी से सिर्फ काम नहीं होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से उसकी जीवन शैली काफ़ी बढ़ जाती है पेशेंट। पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं खासकर रेसिपिएंट?
हम लोग जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं पेशेंट के या पेशेंट के परिवार वालों को मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद 1 महीने बाद, अगर आप समझ लिए ट्रांसप्लांट के 1 महीने तक तो पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहता है। उसके बाद जैसे आपको ऐसे समझना है पेशेंट कितने भी साल का हो, वो एक न्यूबॉर्न बेबी है, एक नवजात शिशु की तरह है। उसके लिए हम लोग जितने कॉशियस रहते हैं, हाथ धो करके ही उसको हाथ लगाते हैं, या वैक्सीन्स दिलाने से लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं ले जाते हैं इन्फेक्शन के डर के लिए, या बहुत हाईज एंड लोज ऑफ टेम्परेचर में नहीं रखते हैं। तो उसी प्रकार एक ट्रांसप्लांट होने के बाद एक नवजात शिशु की तरह हम लोग को अगले 6 महीने तक उसका ध्यान रखना होता है। चलते थे एक आखिरी सवाल सर, इसका सक्सेस रेशियो की बात करें हम तो क्या है इसका सक्सेस रेशियो? अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सक्सेस रेशियो होता है। मतलब जो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट करते हैं उसका सक्सेस रेशियो तकरीबन 80% होता है, कि 80% लोग बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के निकल जाते हैं। 20% लोगों में कुछ टाइप का कॉम्प्लिकेशन होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस अनकंट्रोलेबल है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस मैनेज हो जाते हैं, बट 80% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वैसे ही एलोजेनिक ट्रांसप्लांट जिसमें हेल्दी डोनर से लेते हैं उसमें थोड़ा सा इम्यून कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, इसीलिए 60% लोग मुझे लगता है अच्छी तरह से निकल जाते हैं। 40% लोगों को किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है, उसमें से 20% लोग कॉम्प्लिकेशंस हैंडल कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन 20% लोगों में कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी अनकंट्रोल हो जाते हैं। अवेयरनेस कैंप्स चलाते हैं HCG? हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करते हैं HCG में, और हम लोग वी आर रजिस्टर्ड विद द डोनर रजिस्ट्रीज ऑल्सो। तो मेरा ये रहेगा अपील कि जो भी कोई स्टेम सेल डोनर बनना चाहता है वो लोग स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्रीज़ में कांटेक्ट कर सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ 2 ml ब्लड सैंपल देना होता है, या फिर आपका ओरल कैविटी से एक सैंपल लेते हैं वो लोग। एंड अ फाइनल क्वेश्चन, व्हाई शुड आई गो टू HCG? HCG में हम लोग बहुत ही हम लोग का मोटो काफ़ी सिंपल है कि हम लोगों को सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमियाज और अक्यूट ल्यूकीमियाज, ये ऐसी बीमारी है जिसका क्योर अभी तक लोगों को लगता है कि नहीं है, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्योरेबल है। सेंट्रल इंडिया के अंदर में 9 बेडेड फैसिलिटी है हमारी। इतनी बड़ी फैसिलिटी पूरे सेंट्रल इंडिया में कहीं नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स एंड गॉड्स ग्रेस वी बीन मैनेज टू डू 25 ट्रांसप्लांट्स, जो कि सेंट्रल इंडिया में इतने ट्रांसप्लांट्स अभी तक हुए नहीं है कहीं। सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स, ट्रांसप्लांट्स, यस। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू।